हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथ ही हम लोग यूपी पीसीएस 2024 के लिए जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है उसको कवर कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग जनवरी से लेकर के नवंबर तक के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इसमें ये क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए जो है जो वो भी इसमें वही क्वेश्चन, ज़्यादातर वही क्वेश्चन है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनसे क्वेश्चन जो है बनने की संभावना ज़्यादा है। यही क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते लगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग और प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, करंट वाला सेक्शन का वेटेज जो है एग्ज़ाम में अच्छा खासा रहता है। और जैसे कि 13-14 दिन, मुश्किल से बहुत ज़्यादा दिन एग्ज़ाम को नहीं बचे हैं, तो इसलिए जो है कोशिश आप लोग यही करिए कि करंट अफेयर पे जितना ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, अपना जो भी करंट अफेयर है कम से कम 1 साल के करंट अफेयर को पढ़िए, उसको रिवीजन करिए जितनी बार कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर 30 से 35 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर वाले सेक्शन से ही आते हैं, तो इसलिए जो है करंट अफेयर वाला सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी जो प्रैक्टिस सेट्स वगैरह हैं वो आपके चलते रहेंगे करंट अफेयर के, या फिर से अन्य जो इंपॉर्टेंट अगर आते हैं प्रैक्टिस सेट्स, तो प्रैक्टिस सेट आपके कराए जाएंगे 1-2। लेकिन उसके साथ साथ जो है जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए गए हैं उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके साथ साथ अब तक जितने भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए गए हैं उनको आप लोग रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। और वो उसका जो है प्लेलिस्ट सबका बना दिया गया है, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हो, चाहे 2024 यूपी पीसीएस प्रैक्टिस सेट का हो, तो वहाँ से जो है आप लोग रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में हम लोग अब तक के जो करंट अफेयर हैं उनको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, वो भी जो इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर दे दिया करें, ठीक। और उसके साथ साथ किसी भी क्वेश्चंस में कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 से 21 नवंबर 2024 तक नाइजीरिया, ब्राज़ील और गुयाना की यात्रा की गई। और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया के ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। 16 से लेकर के 21 नवंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया, ब्राज़ील और गुयाना, इन 3 देशों की यात्रा पर थे, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें, अपनी यात्रा के पहले चरण में वह इस देश की आधिकारिक यात्रा किए थे, ठीक, नाइजीरिया की। और उसके साथ साथ यहाँ 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है। और इस दौरान उन्होंने नाइजीरिया के राष्ट्रपति महामहिम बोला अहमद टिनुबू से मुलाकात की थी, ठीक है, उनके द्वारा मुलाकात की गई थी। और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया सम्मान से सम्मानित किया गया। जो नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान है वो भी इनको दिया गया। और उन्हें यह जो सम्मान है उनके नेतृत्व क्षमता और भारत नाइजीरिया संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए, उसमें योगदान देने के लिए, ठीक है, दिया गया था। और 1969 के बाद यह सम्मान को पाने वाले वो विदेशी राजनयिक हैं, ठीक है। इसके पहले जो है, इसके पहले यह सम्मान जो उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी उनको दिया गया था। और उनके बाद अगर किसी को सम्मान मिला है नाइजीरिया का तो वो प्रधानमंत्री मोदी हैं, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी तक यह केवल दूसरे विदेशी राष्ट्र हैं, राष्ट्राध्यक्ष है जिनको यह सम्मान दिया गया है, ठीक है, दूसरे विदेशी राष्ट्र नेता हैं, ठीक। और इसके पहले 1969 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को यह सम्मान दिया गया था, ठीक है। तो वैश्विक स्तर पे नाइजीरिया का सम्मान पाने वाले यह दूसरे व्यक्ति हैं, दूसरे राष्ट्राध्यक्ष हैं, ठीक है। और दोनों देशों के संबंधों की अगर हम बात करें तो 2007 में इन दोनों देशों के बीच, भारत और नाइजीरिया के बीच रणनीतिक साझेदारी की गई थी। और भारत की 200 से अधिक कंपनियों द्वारा नाइजीरिया में लगभग 27 बिलियन से अधिक का निवेश भी किया गया, ठीक। और उसके साथ साथ ऊर्जा, रक्षा और विकास सहयोग में भी मजबूत भागीदारी की बात की गई है। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी ब्राज़ील गए थे, जहाँ पर 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और वहाँ उन्होंने ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा से मुलाकात की। और भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका के साथ G20 ट्रोइका जो होता है, G20 का ट्रोइका, इसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद गुयाना, यहाँ की यात्रा जो है तीसरे चरण में अपने गुयाना गए। और यहाँ जो है राजकीय यात्रा पर रहे हैं गुयाना की, ठीक है। 1968 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली गुयाना यात्रा है। और इस दौरान उन्होंने गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली से मुलाकात की। और 2023 में गुयाना के राष्ट्रपति मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में भी इन्हें आमंत्रित किया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुयाना की संसद को संबोधित किया। उन्होंने गुयाना के जॉर्ज टाउन में द्वितीय भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। जो द्वितीय गुयाना और भारत कैरिकॉम सम्मेलन होता है उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और गुयाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया था उन्हें। ठीक है, गुयाना का जो सर्वोच्च सम्मान है वो भी प्रधानमंत्री को दिया गया। और प्रधानमंत्री मोदी यह सम्मान पाने वाले चौथे विदेशी नेता हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चौथे विदेशी नेता हैं। बाकी ये जो कुछ फैक्ट है, जैसे नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, और नाइजीरिया की जो मुद्रा है नाइजीरियाई नायरा है। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासीलिया है और यहाँ की मुद्रा है ब्राज़ीलियन रियाल। गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन और यहाँ की मुद्रा है गुयानीज डॉलर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्लोज 24 से 26 अक्टूबर 2024 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। भारत और जर्मनी के बीच 1980 से रणनीतिक साझेदारी है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, देखिए अगर इसकी हम बात करें 24 से 26 अक्टूबर तक जो जर्मनी के चांसलर है वो भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं। इससे पहले वह पिछले साल 2 बार भारत आ चुके हैं, फरवरी 2023 में द्विपक्षीय राजकीय यात्रा के लिए और सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी के साथ 7वें अंतर सरकारी परामर्श जो ICGC है इसकी अध्यक्षता भी उनके द्वारा की गई। 24 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 18वें एशिया प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन को भी उनके द्वारा संबोधित किया गया। और इसी के साथ साथ भारत और जर्मनी के बीच लगभग 2000 ईस्वी से रणनीतिक साझेदारी है। 2000 ईस्वी से रणनीतिक साझेदारी है। ठीक है, और इस दौरान दोनों देशों के बीच जो प्रमुख संधि और समझौते हुए थे उस पर भी एक नज़र अगर हम डालें तो आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए, वर्गीकृत सूचना के आदान प्रदान और पारस्परिक संरक्षण पर समझौता, भारत जर्मनी हरित हाइड्रोजन रोडमैप पर समझौता किया गया है। उसके साथ साथ नवाचार प्रौद्योगिकी पर, रोजगार और श्रम क्षेत्र में संयुक्त आशय घोषणा पत्र एक जारी किया गया है। उन्नत सामग्रियों पर अनुसंधान एवं विकास में संयुक्त सहयोग के लिए एक समझौता किया गया है। और भारत जर्मनी हरित शहरी गतिशीलता साझेदारी पर भी संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया है। कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशासनिक क्षेत्र में भी दोनों के द्वारा मिलकर के सहयोग किया जाएगा। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 30 सितंबर से 3 अक्टूबर 2024 के मध्य जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे और इस दौरान दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। देखिए 30 सितंबर से 3 अक्टूबर 2024 के बीच यह उनकी पहली भारत की आधिकारिक यात्रा थी और यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उनके द्वारा जो है प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय यात्रा वार्ता की गई और इसके बाद दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है। वित्तीय समावेशन तथा सामाजिक और आर्थिक बदलाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सफल डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को साझा करने के उद्देश्य से समझौता हुआ है। उसके साथ साथ NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और ईगोव जमैका के लिए जो है जमैका के लिमिटेड के बीच जो है समझौता हुआ है। ठीक है, भारत का जो NPCI है पेमेंट सिस्टम और जमैका का ईगो, इन दोनों के बीच समझौता हुआ है। 2024 से 29 के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए समझौता और खेल में सहयोग पर समझौता किया गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, 27 से 29 अक्टूबर 2024 के मध्य स्पेन के प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नर प्रधानमंत्री पेड्रो साचेज भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री पेड्रो साचेज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वडोदरा गुजरात में C-295 विमान के फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन किया। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प स्पेन के बारे में सही हैं। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर यह भारत आए थे और स्पेन के जो प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नमेंट प्रधानमंत्री की यह पहली भारत यात्रा है। 18 वर्षों के बाद स्पेन के किसी प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नमेंट अर्थात प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है। इससे पहले 2006 में स्पेन के तत्कालीन प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नर जोन्स लुइस जो रोडिंग्स हैं यह भारत आए थे 2006 में और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 1956 में स्थापित हुए थे। और इस यात्रा के दौरान जो प्रधानमंत्री पेड्रो साचेज हैं इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और इसी के साथ गुजरात के वडोदरा में C-295 विमान के फाइनल असेंबली जो लाइन प्लांट है इसका उद्घाटन किया गया जो उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में था। ठीक है, और यह विमान क्षेत्र की एक प्रमुख मेक इन इंडिया पहल होगी जिसे टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा एयरबस स्पेन के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। ठीक है, मतलब टाटा के साझेदारी से इसका जो असेंबल लाइन है इसका विकास किया जाएगा गुजरात के बड़ौदा में।
और इस कई समझौतों ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जैसे रेल परिवहन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता हुआ है, सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता के लिए समझौता, 2024 से 28 के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए समझौता किया गया है। उसके साथ साथ 2026 को भारत स्पेन सांस्कृतिक पर्यटन और आई वर्ष के रूप में घोषित किया गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बेंगलुरु में स्पेनिश जो वाणिज्यिक दूतावास है इसकी स्थापना और बार्सिलोना में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास का संचालन किया जाएगा, ठीक। देखिए स्पेन द्वारा बेंगलुरु में एक वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा और भारत द्वारा स्पेन के बार्सिलोना में एक दूतावास स्थापित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 21 से 23 सितंबर 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर रहे और इस यात्रा के दौरान उन्होंने चौथी क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। देखिए, इसमें यात्रा के दौरान उन्होंने आयोजित चौथे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को और उसके बाद यूएनजीए में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। 22 सितंबर को भारतीय समुदाय के समूह को भी प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित किया गया। एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी के जो अत्याधुनिक क्षेत्र हैं, इसमें दोनों देशों के बीच अधिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त राज्य अमेरिका अग्रणी कंपनी के जो सीईओ हैं उनसे भी बात की गई कि इन क्षेत्रों में भारत और अमेरिका मिलकर के कैसे काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ 31 MQ-9B जो सशस्त्र ड्रोन सौदा है इसको भी अंतिम रूप दिया गया है, ठीक है। मतलब अमेरिका का जो 30 MQ-9B ड्रोन है इसको खरीदने के लिए भारत और अमेरिका के बीच समझौता हुआ है, ठीक है। अब देखिए, जैसे भारत और अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों के बारे में प्रधानमंत्री मोदी के रूप में इनकी जो पहली यात्रा है, अमेरिकी यात्रा, वो 2014 में हुई थी। भारत अमेरिका साइबर फ्रेमवर्क पर जो हस्ताक्षर किया गया था 2016 में। अमेरिका स्वतंत्र हुआ था 1776, 4 जुलाई 1776 को। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन और भारत की स्वतंत्रता के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे हैरी एस ट्रूमैन। और भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा थे, ये भी याद रखिएगा। और अभी जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो आपका 2025 का गणतंत्र दिवस समारोह है उसमें किस देश के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाने की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 21 से 22 जून 2024 के मध्य बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की राजकीय यात्रा पर रहीं और इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया। देखिए, यह जो है ये छोड़िए, इसके बाद जो है जो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बस वही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग जो इंटरनेशनल वाले विज्ञान प्रौद्योगिकी वाले हैं वो क्वेश्चन देखेंगे। अभ्यास विनबैक से 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत और वियतनाम के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका 5वां संस्करण नवंबर 2024 में जबलपुर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। यह भारत और वियतनाम के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और 4 से लेकर के 23 नवंबर 2024 के बीच इसका आयोजन हुआ था और यह हरियाणा के अंबाला में हुआ था, ठीक है, न कि कहाँ पे, न कि आपके जबलपुर मध्य प्रदेश में, ठीक है। हरियाणा के अंबाला में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, अभ्यास वज्र प्रहार 2024 के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह भारत और अमेरिकी स्पेस फोर्सेज के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास 2 से लेकर के 22 नवंबर 2024 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के इडाहो में आर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित किया गया था। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प इसका सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। वज्र प्रहार यह भारत और अमेरिका के स्पेशल फोर्सेज के बीच से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और संयुक्त राज्य अमेरिका के इडाहो में इसका आयोजन किया गया था और यह इसका 15वां संस्करण है। अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह भारत और इंडोनेशिया के संयुक्त विशेष बल द्वारा किया जाने वाला अभ्यास है। इस अभ्यास के 9वें संस्करण का आयोजन कोचीन में नवंबर में अर्थात 1 नवंबर से 12 नवंबर के बीच में किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। देखिए, भारत और इंडोनेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, 1 नवंबर से 12 नवंबर के बीच में हुआ था और इसका जो आयोजन है 2024 का जो आयोजन है वह जकार्ता इंडोनेशिया के सीजान तुंग में किया गया था, ठीक है। मतलब इसका जो आयोजन है इंडोनेशिया में हुआ था और यह इसका 9वां संस्करण है, ठीक है। नवंबर 2024 में पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 आयोजित किया गया। का जो आयोजन है हैदराबाद में किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। देखिए, इसका जो आयोजन है 11 से लेकर के 13 नवंबर के बीच में हुआ था और नई दिल्ली में किया गया था और यह एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए,
सिम्बैक्स 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय नौसेना और सिंगापुर नौसेना के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है और यह अभ्यास 1994 से किया जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपके सही हैं। देखिए, सिंगापुर और भारत का यह समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है सिम्बैक्स का इसका 31वां संस्करण था। 23 से लेकर के 29 अक्टूबर तक इसका आयोजन हुआ था और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया था। और यह जो अभ्यास है 1994 से किया जा रहा है, 2 चरणों में संपन्न होता है। और पहले चरण में 23 से लेकर के 25 अक्टूबर 2024 तक विशाखापत्तनम में किया गया था और दूसरे चरण जो समुद्री चरण का इसका है यह आपके बंगाल की खाड़ी में किया गया था। ठीक है। अक्टूबर 2024 में भारतीय नौसेना और जर्मन नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX 2024 का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया था? इसका जो आयोजन है हिंद महासागर में हुआ था। ठीक है। और यह भारत और जर्मनी नौसेना के बीच होने वाला अभ्यास है। ठीक है। और हिंद महासागर में इसका आयोजन किया गया था, नाम है इसका MPX। ठीक। और दोनों देशों के बीच समुद्री संबंधों और उनके बीच अंतर क्षमता को मजबूत करने के लिए यह किया जाता है। और भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व इसमें INS दिल्ली द्वारा किया गया था। ठीक है। INS दिल्ली ने इसमें भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया था। और जर्मन नौसेना के तहत जो है इसकी ओर से फ्रिगेट बॉर्डेन, जो ब्रुटेम वर्ग और टैंकर फ्रैंकफर्ट एम मेन द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया था जर्मनी की तरफ से। नेक्स्ट देखिए, 8 से लेकर के 18 अक्टूबर 2024 के मध्य बहुराष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार 2024 विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया और इस वर्ष के अभ्यास की मेजबानी ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा किया गया था। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। 8 से लेकर के 18 अक्टूबर 2024 के बीच में इसका आयोजन हुआ और इसका जो आयोजन है भारत के विशाखापत्तनम में किया गया था। भारत द्वारा आयोजित इस वर्ष के सैन्य अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका तीनों देशों ने पार्टिसिपेट किया था। मालाबार एक्सरसाइज जो हुआ था, ठीक है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ था, जो क्वाड देशों का युद्ध अभ्यास है। अक्टूबर 2024 में भारतीय वायुसेना और सिंगापुर वायुसेना के मध्य संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास 2024 पश्चिम बंगाल के कलाईकुड़ा वायुसेना स्टेशन पर हुआ था। अभ्यास का द्विपक्षीय चरण 13 से 21 नवंबर 2024 तक आयोजित किया गया था। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। अक्टूबर 2024 में इसका आयोजन हुआ था। पश्चिम बंगाल के कलाईकुड़ा वायुसेना स्टेशन पर इसका आयोजन किया गया था। भारतीय वायुसेना और सिंगापुर वायुसेना के बीच में हुआ था और इसकी अगर हम बात करें, इसके द्वितीय चरण का जो आयोजन है 13 से 21 नवंबर 2024 तक किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नसीम अल बहर 2024 के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नौसेना के बीच एक समुद्री अभ्यास है। 13 से 18 अक्टूबर 2024 के मध्य यह अभ्यास अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में आयोजित किया गया था। पहला सही है, दूसरा गलत है। देखिए, भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नौसेना के बीच आयोजित होने वाला यह एक समुद्री अभ्यास है और इसका जो आयोजन है वह अंडमान निकोबार नहीं, गोवा में किया गया था। ठीक है। 13 से 18 अक्टूबर के बीच में इसका आयोजन हुआ था। 2 चरणों में इसका आयोजन किया गया था। पहला चरण जो है जो बंदरगाह चरण है यह 13 से 15 अक्टूबर 2024 के बीच में, दूसरा चरण समुद्री चरण जो 16 से 18 अक्टूबर के बीच में किया गया था। और इसमें भारतीय सेना की तरफ से INS त्रिकंद और डोर्नियन समुद्री जो गश्ती विमान है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें। नेक्स्ट, संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 भारत और दक्षिण कोरिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और काजिंद 2024 का 8वां संस्करण 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 के मध्य उत्तराखंड के औली में आयोजित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक, क्यों? क्योंकि यह भारत और दक्षिण कोरिया नहीं, यह भारत और कजाकिस्तान के मध्य होने वाला संयुक्त अभ्यास है और यह इसका 8वां संस्करण था। 30 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में इसका आयोजन किया गया था और सूर्या विदेशी प्रशिक्षण नोड औली उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ था। अल नजाह 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत और सऊदी अरब के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसके 5वें संस्करण का आयोजन 13 से 26 सितंबर के बीच में किया गया था। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। यह भारत और ओमान के बीच में होने वाला 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका जो आयोजन है ओमान के सलालाह के रबकूट प्रशिक्षण केंद्र पर किया गया था। ठीक है, मतलब यह आयोजन जो हुआ था अल नजाह का, यह हुआ था आपके ओमान में हुआ था और ओमान के जो अल्लाह मिलिट्री बेस है वहाँ पे किया गया था। ठीक है। ईस्टर्न ब्रिज 7 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विपक्षीय वायुसैन्य अभ्यास है और यह सितंबर 2024 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है।
देखिए इसमें से दोनों विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, ईस्टर्न ब्रिज अगर 7 की बात करें तो यह भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है और यह इसका 7वां संस्करण था, जिसका आयोजन 11 से 22 सितंबर 2024 के बीच में किया गया था। और यह जो है ओमान के मसीरा एयरबेस पे किया गया था। ठीक है, ओमान के मसीरा एयरबेस पे इसका आयोजन हुआ था। ठीक, दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। युद्ध अभ्यास 2024 के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह भारत और जापान के संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। इस अभ्यास का 20वां संस्करण 9 से 22 सितंबर 2024 के मध्य राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। यह जो है भारत और जापान नहीं, भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है और यह इसका 20वां संस्करण था, जिसका आयोजन 9 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में किया गया था और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन हुआ था। और इसकी जो शुरुआत है 2004 से हुई थी, मतलब 2004 से भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अभ्यास है काकाडू 2024 के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। इसके 16वें संस्करण का आयोजन 9 से 20 सितंबर के मध्य डार्विन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प अभ्यास काकाडू के बारे में सही है। ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ था, यह इसका 16वां संस्करण था और डार्विन ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और इसकी जो थीम है वो भी याद रखिएगा, रीजनल कोऑपरेशन थ्रू ट्रस्टेड एंड प्रोवेन जो पार्टनरशिप है, यह इसकी थीम रखी गई है 2024 की। ठीक है, अभ्यास वरुण के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है? यह भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है और इस अभ्यास का 22वां संस्करण 2 से 4 सितंबर 2024 के मध्य अंडमान निकोबार में आयोजित किया गया था। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। अभ्यास है वरुण के बारे में अगर देखें तो यह भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है, जिसके 22वें संस्करण का आयोजन 2 से 4 सितंबर के बीच में हुआ था और यह भूमध्य सागर में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, इसका आयोजन किया गया था कहाँ पे? भूमध्य सागर में। और इस भारतीय नौसेना का जो प्रतिनिधित्व है इसमें, उसमें फ्रंट लाइन स्टील्थ फ्रिगेट आई एन एस तबर और LRMRP-8I विमान ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व पार्टिसिपेशन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मित्र शक्ति 2024 के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इस यह जो है भारत और रूस के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास का आयोजन 10 से 15 अगस्त 2024 के मध्य पुणे में हुआ था। बताना है कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है, दोनों विकल्प इसके गलत हैं। इसका देखिए जो सही है वो हो जाएगा, मित्र शक्ति की बात करें तो यह भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास के 10वें संस्करण का आयोजन 12 से 25 अगस्त में किया गया था। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच होता है, न कि भारत और रूस के बीच में। और इसका जो आयोजन है श्रीलंका के मदुरा ओया स्थित आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में इसका आयोजन किया गया था। नोमैडिक एलिफेंट 2024 के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह भारत और सेशेल्स के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका 16वां संस्करण 3 से 16 जुलाई 2024 के मध्य उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। एलिफेंट जो नोमैडिक एलिफेंट है इसका आयोजन भारत और मंगोलिया के बीच में होता है और यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, 3 से लेकर के 16 जुलाई के बीच में किया गया था उमरोई मेघालय में। नेक्स्ट, अभ्यास मैत्री 2024 के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह भारत मलेशिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसके 13वें संस्करण का आयोजन 1 से 15 जुलाई 2024 के मध्य उमरोई मेघालय में किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। इसका जो आयोजन है वो भारत और थाईलैंड की संयुक्त नौसेनाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, और 1 से 15 जुलाई के बीच में किया गया था और थाईलैंड के टाक प्रांत में फोर्ट वाचीरा प्रकरण में इसका आयोजन हुआ था, थाईलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभ्यास होपेक्स 2024 के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह भारत और मिस्र की वायुसेनाओं के मध्य एक वायुसैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन जून 2024 ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया था। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है। अभ्यास होपेक्स जो है यह इसका चौथा संस्करण था। यह भारत और मिस्र के बीच में आयोजित होने वाला संयुक्त वायुसैन्य अभ्यास है और इसका जो आयोजन है मिस्र में किया गया था, न कि भारत में। जीमेक्स 2024 के बारे में देखिए, यह भारत और ओमान के बीच में आयोजित होता है और यह समुद्री अभ्यास है। इस संयुक्त समुद्री अभ्यास की शुरुआत 2012 में की गई थी। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा सही है, पहला गलत है। यह भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास है जीमेक्स और इसके 8वें संस्करण का आयोजन
योकोसूका जापान में किया गया था। और जिमेक्स से संयुक्त समुद्री अभ्यास की जो शुरुआत है 2022 में था। 2022 से भारत और जापान के बीच संयुक्त रूप से इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। अभ्यास तरकस 2024 के बारे में देखिए। यह भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास है और इसके 7वें संस्करण का आयोजन 22 अप्रैल से 15 मई 2024 के बीच में मध्य कोलकाता में किया गया था। देखिए इसका दूसरा सही है, पहला गलत है। अभ्यास तर्कस भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद विरोधी सैन्य अभ्यास है, ठीक है, और यह इसका 7वां संस्करण है और 22 अप्रैल से 15 मई के बीच में किया गया था। कोलकाता में इसका आयोजन हुआ था और इसमें भारत की तरफ से NSG और अमेरिकी विशेष अभियान जो SOF है इनके द्वारा या इनकी जो यह अभ्यास है यह किया गया था, ठीक है। NSG भारत की और अमेरिका का SOF जो ग्रुप है इसके बीच में हुआ था। अभ्यास है शक्ति 23-24। यह भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसके 7वें संस्करण का आयोजन 13 से 26 मई 2024 के बीच उमरोई मेघालय में किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। देखिए भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच में आयोजित होता है और 13 से 26 मई के बीच में हुआ था उमरोई मेघालय में। यह इसका 7वां संस्करण था। अभ्यास लामितीय 2024 के बारे में देखिए। यह भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बल के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है और 10वां संस्करण था। 18 से 27 मार्च 2024 के बीच में ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। यह भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बल के बीच में आयोजित होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका 10वां संस्करण था। 18 से 27 मार्च 2024 को सेशल्स में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और क्रियोल भाषा में लिमितीय का अर्थ होता है मित्रता, ठीक। टाइगर ट्रायम्फ 2024 यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत सैन्य अभ्यास है। यह सैन्य अभ्यास 18 से 31 मार्च 2024 के मध्य भारत के पूर्वी समुद्र तट जो है यहाँ पर आयोजित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। टाइगर ट्रायम्फ की बात करें, यह भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता आपदा और सैन्य अभ्यास है और इसका जो आयोजन भारत के पूर्वी समुद्री तट पर किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और इसमें जो हम यूपी के जो करंट अफेयर है इंपॉर्टेंट इनको देखेंगे, ठीक है। नवंबर 2024 में 13वें राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन वाराणसी में किया गया था, वाराणसी में। और 28 से 30 नवंबर के बीच में इसका आयोजन हुआ था वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान और दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्र द्वारा राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और इसमें अगर हम कुछ और देखें तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान 1960 में फोर्ट रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का स्थापना किया गया था 1960 में। मुख्यालय कहाँ पे है? लॉस बैनोस फिलीपींस में। और साउथ एशिया रीजनल सेंटर जो स्थित है वो आपके वाराणसी में है, ठीक है। इसका जो रीजनल सेंटर स्थापित किया गया है और भारत सरकार IRRI की साझेदारी 2018 में जो ISARC की स्थापना की गई थी इसके सहयोग से कहाँ पे? वाराणसी में, ठीक है। अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश में सिल्क एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया था लखनऊ में। इसका आयोजन लखनऊ में किया गया था, ठीक है, लखनऊ में। और 22 से 28 अक्टूबर के बीच में उत्तर प्रदेश लखनऊ में किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। दूसरा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया था, ठीक है। 25 से 29 सितंबर के बीच में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया था। और उत्तर प्रदेश सरकार एवं इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड द्वारा इसका आयोजन कराया गया था और इसमें भागीदार देश कौन था? वियतनाम इसमें भागीदार देश के रूप में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। सितंबर 2024 में सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन हुआ था सेमिकॉन इंडिया 2024 का 11 से 13 सितंबर के बीच में इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश द्वारा। और इसका जो मुख्य थीम था, मुख्य विषय शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, यह इसकी थीम थी, ठीक। 2024 में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन हुआ था आपके लखनऊ में, ठीक है। और यह जो है पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन है, इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 सितंबर 2024 के बीच में लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और इसका जो मुख्य थीम था वो था आपका सशक्त सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों का परिवर्तन, यह इसकी थीम थी। नेक्स्ट देखिए, यह स्टैटिक वाले सेक्शन से 1 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइजेज इकोसिस्टम स्ट्रेथनिंग जो यूपी एग्रीज है, इस परियोजना के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इस परियोजना की लागत 4,000 करोड़ रुपए है।
ऋण वापसी की अवधि 35 वर्ष और ब्याज दर 1.23%। यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा समर्थित है। परियोजना में होने वाले व्यय में केंद्र सरकार की भागीदारी इसमें जो है केंद्र सरकार की भी भागीदारी है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा सही, चौथा गलत हो जाएगा। ठीक है। यूपी एग्रीज परियोजना की अगर हम बात करें, 1 अक्टूबर 2024 को इसका क्रियान्वयन किया गया। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा विश्व बैंक की सहायता से इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है और 70-30 के अनुपात में विश्व बैंक की ऋण और राज्यांश मतलब 70% जो योगदान है वो विश्व बैंक का होगा। ठीक, और 30% जो है उत्तर प्रदेश सरकार का। ठीक है, 30% उत्तर प्रदेश सरकार का होगा और इसके अंतर्गत जो है कुल 482 मिलियन अमेरिकी डॉलर के जो परियोजना लागत है 4000 करोड़ रुपए है। विश्व बैंक से ऋण जो है 2737 करोड़ रुपए और राज्य का जो अंश है 1166 करोड़ रुपए इसमें होगा। ठीक है, और विश्व बैंक के ऋण लेने और राज्यांश उपलब्ध कराने पर सहमति बनी है। परियोजना को संचालित किए जाने के लिए परियोजना की जो अवधि है, इसकी जो अवधि है वह है परियोजना के क्रियान्वयन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट अर्थात यूपी डीम्स द्वारा किया जाएगा और इसकी अवधि 6 वर्ष की होगी। 2024-25 से लेकर के 29-30 तक 6 वर्ष तक की इसकी अवधि होगी। इसका लक्ष्य क्या है कि परियोजना क्षेत्र में कृषकों की आय में वृद्धि करके राज्य की अर्थव्यवस्था में विकास करना, या इसका जो है मुख्य लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ साथ इसमें उच्च स्तर विशिष्ट कृषि उत्पादों के क्रॉप क्लस्टर्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम और सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म की स्थापना किया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट के पास एक्सपोर्ट हब की स्थापना की जाएगी। कृषि SEZ की स्थापना की जाएगी। विश्व स्तरीय कार्बन क्रेडिट मार्केट की स्थापना की जाएगी। 2 से 3 विश्व स्तरीय हैचरी की स्थापना होगी। कहाँ पे होगा? ये सभी उत्तर प्रदेश में होगा। ठीक है, और 500 किसानों को सर्वोत्तम कृषि तकनीकी को देखने के लिए विदेश में भ्रमण मतलब विदेशों में जा करके उन्हें प्रशिक्षण लेने की भी बात की गई है। ठीक है, और ऋण वापसी की जो अवधि है 35 वर्ष, ब्याज की दर है 1.23% और जो मोरेटोरियम पीरियड है 7 वर्ष है और परियोजना व्यय में भागीदार नहीं, मतलब केंद्र सरकार इस परियोजना में भागीदार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 29 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कहाँ पर वरुण बेवरेजेज द्वारा स्थापित शीतल पेय बॉटलिंग एवं डेयरी उत्पाद संयंत्र का लोकार्पण किया गया है? गोरखपुर में इसका लोकार्पण हुआ है और 29 सितंबर को इसका लोकार्पण किया गया गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, जो वरुण बेवरेजेज लिमिटेड है इसके। ठीक है, और लागत कितना है? 1170 करोड़ रुपए और इसके माध्यम से जो रोजगार है लगभग 1500 युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना के तहत राज्य की पहली एकीकृत हरित सड़क कहाँ बनाई जाएगी? मेरठ में इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, मेरठ में, और यह जो है राज्य की पहली एकीकृत हरित सड़क बनाई जाएगी मेरठ में। इसका निर्माण जो है मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना CM ग्रिड्स के तहत किया जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 अगस्त 2024 को जानकारी दी गई थी और इसका जो लगभग 2.15 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा इसके अंतर्गत और जून 2026 तक इसके पूरा होने की उम्मीद है और इसकी जो अनुमानित लागत है परियोजना की वो लगभग 40 करोड़ रुपए है। ठीक, 22 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन IIT BHU और डेनमार्क के बीच रणनीतिक गठबंधन ने कहाँ स्वच्छ नदियों पर नवाचारी स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना का अनावरण किया? इसका अनावरण किया गया था वाराणसी में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, किस देश के पार्टिसिपेशन से हुआ है भी याद रखिएगा। ठीक है, और 22 अगस्त को किया गया वाराणसी में। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन IIT BHU और डेनमार्क के बीच समझौते के माध्यम से किया गया है। ठीक है, वाराणसी में इसका स्थापना किया जाएगा। भारत सरकार जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग और IIT BHU और उसके साथ साथ डेनमार्क सरकार के बीच यह समझौता किया गया है। नेक्स्ट देखिए, 8 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इस अभियान के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितने युवाओं को बैंक से ऋण दिला करके वित्तीय अनुदान दिया जाएगा? लगभग 1 लाख युवाओं को। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 8 अगस्त 2024 को और प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण मुहैया कराने की बात की गई है इसमें और वित्तीय वर्ष 24-25 है इसमें इसका प्रावधान किया गया था और प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को बैंक से ऋण दिला करके वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाएगा। ठीक, 23 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कितनी राशि की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था? देखिए इसकी जो राशि है 13,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, 13,000 करोड़ रुपए। इसमें
जो उद्घाटन है इसका उद्घाटन और आधारशिला रखी गई, जिसकी लागत 13,000 करोड़ रुपए है। यूपी सीडा एग्रो पार्क करखिया में बनास काशी संकुर दुग्ध प्रसंस्करण यूनिट बनाया जाएगा। HPCL का जो LPG बॉटलिंग प्लांट यूपी सीडा एग्रो पार्क में विभिन्न आधारभूत अवसंरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। उसके साथ साथ सिल्क फैब्रिक प्रिंटिंग कॉमन फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया और सिगरा स्पोर्ट स्टेडियम फेज 1 का उद्घाटन हुआ। डिस्ट्रिक्ट राइफल शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया और इसकी जो आधारशिला है वह निफ्ट अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी VHU में नए मेडिकल कॉलेज और नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे के पैकेज फर्स्ट के निर्माण की भी बात की गई, उसकी आधारशिला रखी गई। ठीक है, अब इसमें देखिए कि जो खेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं उनको अगर हम देखें तो 8 से 15 नवंबर 2024 के मध्य भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर रही और इस दौरान के बारे में कौन सा विकल्प सही है। इस दौरे पर भारत और साउथ अफ्रीका के मध्य आयोजित किए गए चौथे T20 मैच की श्रृंखला में भारत ने 3-1 से जीत लिया और सबसे अधिक 12 विकेट वरुण चक्रवर्ती ने लिया था। T20 श्रृंखला में तिलक वर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। T20 श्रृंखला में सर्वाधिक 280 रन तिलक वर्मा ने बनाए। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। ठीक है, 8 से 15 नवंबर के बीच यह हुआ था और यह चौथा T20 मैचों की श्रृंखला थी। विजेता जो है भारत 3-1 से रहा और प्लेयर ऑफ द सीरीज तिलक वर्मा को भारत, सर्वाधिक रन 280 तिलक वर्मा भारत और सर्वाधिक विकेट 12 वरुण चक्रवर्ती भारत। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव थे इसमें और इसमें जो है चौथे T20 में संजू सैमसन और तिलक वर्मा भारत और T20 इंटरनेशनल में एक ही पारी में शतक बनाने वाले पहली जोड़ी बन गई। चौथा T20 में तिलक वर्मा T20 इंटरनेशनल में लगातार 2 शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं संजू सैमसन के बाद। नेक्स्ट देखिए कौन सा विकल्प इसमें से सही है। न्यूजीलैंड ने 2024 महिला T20 विश्व कप जीता, जो उनका पहला खिताब था। देखिए यही आपका सही हो जाएगा, ये सही है। 3 से 20 अक्टूबर के बीच में इसका आयोजन हुआ था संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, और मूल रूप से बांग्लादेश, लेकिन राजनीतिक कारणों से स्थानांतरण, मतलब जो है इसकी मेज़बानी की गई थी बांग्लादेश द्वारा, लेकिन आयोजित हुआ था यूएई में। ठीक है, और दुबई शारजाह में इसका आयोजन हुआ था। न्यूजीलैंड द्वारा पहला खिताब जीता गया दक्षिण अफ्रीका को हरा करके। और इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी न्यूजीलैंड के अमेलिया कीर, सबसे ज़्यादा रन साउथ अफ्रीका के लौरा बोलवार्ड 223 और सबसे ज़्यादा विकेट न्यूजीलैंड की अमेलिया ने लिया था 15 विकेट। ठीक है, और क्वालिफाई करने वाली टीमों में स्कॉटलैंड पहली बार क्वालिफाई की थी। ICC महिला T20 विश्व कप में बनाए गए जो कुछ महत्वपूर्ण जो रिकॉर्ड हैं उसमें सूजी बेट्स न्यूजीलैंड की महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैच 344 मैच खेलने का रिकॉर्ड इनके नाम हो गया। उसके साथ साथ विराट कोहली जो ऑस्ट्रेलिया की यह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 3,000 रन बनाने के मामले में पहले नंबर पर आ चुके हैं। शेफाली वर्मा भारत यह सबसे कम उम्र में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2,000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है, सबसे कम उम्र में। और नेक्स्ट देखिए लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है सुनील गावस्कर को। सबसे अधिक बार विश्व कप खिताब जीतने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है 6 बार और भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता था 1983 में। और महिला क्रिकेट, ये देखिए जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, महिला क्रिकेट में 6,000 रन बनाने वाली एकमात्र और पहली भारतीय खिलाड़ी है मिताली राज। दलीप ट्रॉफी 2024-25 के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है। 5 से 22 सितंबर 2024 के मध्य प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट वाली जो दलीप ट्रॉफी है इसका आयोजन किया गया और इसका खिताब इंडिया ए ने जीता है। इंडिया सी के गेंदबाज अंशुल कंबोज प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। टूर्नामेंट का आयोजन में इंडिया बी के अभिमन्यु ईश्वरन ने सबसे अधिक रन बनाए थे। इन्हें पूछा कौन सा विकल्प गलत है, डी जो है यह गलत हो जाएगा। ठीक है, यह घरेलू प्रथम श्रेणी का टूर्नामेंट है, 5 से 22 सितंबर के बीच में हुआ था। कुछ 6 मैच खेले गए थे। इंडिया ए विजेता रहा, इंडिया सी उप विजेता और प्लेयर ऑफ द मैच जो है शाश्वत रावत को इंडिया ए के खिलाड़ी, प्लेयर ऑफ द सीरीज अंशुल कंबोज इंडिया सी के खिलाड़ी, सबसे अधिक रन रिंकू भाई ने बनाया 359 रन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 16 अक्टूबर 2024 को संपन्न लीजेंड लीग क्रिकेट 2024 के बारे में कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही नहीं है। लीजेंड्स लीग क्रिकेट 2024 का खिताब सदर्न सुपर स्टार्स ने जीता और इस टूर्नामेंट में सदर्न सुपर स्टार्स के मार्टिन गुप्टिल प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। सऊदी के 17 विकेट गुजरात के ग्रेट्स के मनन शर्मा ने लिया और सदर्न सुपर स्टॉर्म टीम के कप्तान इरफान पठान थे। पूछा है कौन सा विकल्प गलत है, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए इसका जो आयोजन है 20 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच 4 शहरों जोधपुर, सूरत, जम्मू और श्रीनगर में किया गया। ठीक है, 4 शहरों में
संस्करण था तीसरा, T20 फॉर्मेट था इसका। सदर्न सुपर स्टार से विजेता रहा और उप विजेता कोराड़ के सूर्या से उड़ीसा उप विजेता रहा। और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच हैमिल्टन मसाकादजा जो सदर्न सुपर स्टार के थे, इनको दिया गया प्लेयर ऑफ द सीरीज मार्टिन गुप्टिल सदर्न सुपर स्टार्स के। और सदर्न सुपर स्टार के कप्तान दिनेश कार्तिक थे और कोराड़ के सूर्यांश उड़ीसा के कप्तान इरफान पठान थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। 19 सितंबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 के मध्य बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने भारत दौरा किया था। इस दौरे पर भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 से पराजित कर यह श्रृंखला 3-0 से जीत लिया। टेस्ट श्रृंखला में रविचंद्रन अश्विन प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। T20 श्रृंखला में हार्दिक पांड्या प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। T20 श्रृंखला में सऊदी के 150 रन यशस्वी जायसवाल ने बनाया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, यह 2 टेस्ट मैचों में 3 T20 मैचों की श्रृंखला थी। भारत ने 2-0 से जीत लिया। रविचंद्रन अश्विन भारत या टेस्ट श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज और सबसे अधिक रन बनाए यशस्वी जायसवाल भारत। सर्वाधिक विकेट 11, जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन दोनों ने 11-11 विकेट लिए थे इसमें। ठीक है, और भारत ने 3-0 से खिताब जीत लिया था। और प्लेयर ऑफ द सीरीज बनाया गया था हार्दिक पांड्या को। सर्वाधिक रन संजू सैमसन ने बनाया था। सर्वाधिक विकेट लिया था वरुण चक्रवर्ती ने। और T20 श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी की थी सूर्यकुमार यादव ने। ईरानी कप 2024 के बारे में कौन सा विकल्प सही है? ईरानी कप 2024 का आयोजन वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हुआ और मुंबई ने पहली बार, इसमें पूछा कौन सा विकल्प गलत है। ठीक है, मुंबई ने पहली बार बढ़त के आधार पर खिताब जीता। प्लेयर ऑफ द मैच मुंबई के सरफराज खान को दिया गया। सबसे अधिक विकेट 7 विकेट भारत के सारांश जैन ने लिया था। ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, ईरानी कप की बात करें, यह 1 से 5 अक्टूबर के बीच में और इकाना स्टेडियम लखनऊ में हुआ था। ठीक है, लखनऊ में। और रणजी ट्रॉफी विजेता और शेष भारत टीमों के मध्य में हुआ था। मुंबई ने पहली बार बढ़त के आधार पर खिताब जीत लिया। सरफराज खान मुंबई प्लेयर ऑफ द मैच और सबसे अधिक रन सरफराज खान मुंबई 239 रन। 19 सितंबर 2024 से 1 अक्टूबर 2024 के मध्य भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के बारे में कौन सा विकल्प सही है? भारत ने 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 2-0 से जीत ली और इस श्रृंखला में भारत के यशस्वी जायसवाल प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। ठीक है, और इसमें जो है इस टेस्ट श्रृंखला में सऊदी के 189 रन यशस्वी जायसवाल ने बनाया। इस टेस्ट श्रृंखला में सर्वाधिक 11-11 विकेट। ये क्वेश्चन अभी ऊपर हम जो डिस्कस किए हैं वही छोड़ दिए इसको। ठीक है, भारत और इंग्लैंड के बीच 25 जनवरी 2024 से 11 मार्च 2024 के मध्य खेली गई जो 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला है, इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, भारत ने टेस्ट श्रृंखला 3-2 से जीत लिया और इसमें यशस्वी जायसवाल प्लेयर ऑफ द सीरीज। दूसरे टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल ने अपना पहला दोहरा शतक बनाया। तीसरे टेस्ट मैच में रविचंद्रन अश्विन अनिल कुंबले को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट में सबसे तेज 500 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। कौन सा विकल्प सही है? देखिए 2, 3, 4 सही है, पहला गलत है। ठीक है, 2, 3, 4 सही है, पहला गलत है। तो ये थे कुछ करंट अफेयर के आपके क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी मटेरियल है वो आपको आज देखिए, हो सकता है कि 2-3 वीडियो आज आप लोगों को देखने को मिले, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वीडियो है या फिर से कंटेंट है वो प्रोवाइड कराया जाएगा आपको। ठीक है, तो बाकी आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और कोशिश ये किया जा रहा है कि ये सारे जो 1 साल के करंट अफेयर हैं उनको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, MCQ फॉर्म में लगभग 1000 से लेकर के 1500 जो करंट अफेयर के MCQ हैं उनको एक ही वीडियो में डिस्कस किया जाए। आप लोग क्या सोचते हैं और आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि करंट अफेयर की वो श्रृंखला आप लोगों को चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ठीक है, कैसा रहेगा कि 1000 या 1500 जो MCQ क्वेश्चंस हैं वो कराया जाए करंट अफेयर के। ठीक है, जिसको एक ही वीडियो में कंप्लीट कराया जाए। कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक जो है जरूर दीजिएगा। बाकी चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अपनी तैयारी करते रहिए और अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, रिवीजन करिए अच्छे से और जो भी प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको आप लोग देखते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है।